नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी या पीआरटी वाला, जिसके आगे जून में होने की पूरी संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जिसमें हमने सबसे पहले आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है और उसके बाद में अन्य जो सब्जेक्ट होगा उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी एचपीएससी में म्यूजिक वाला एग्जाम दिया था तो उनके रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, उसमें आप जाकर अपने मार्क्स और रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने को अनुगमन करती है। तो ये एड़ी से चोटी अव्यवस्थित, अप्रत्याशित या क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी को लिया गया है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित से। तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। तो विकास की जो गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ये जो डगल्स और जो हॉलैंड जो मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है और ये विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने को अनुगमन करती है। नेक्स्ट अगर देखें तो एक बालक की वृद्धि कौन सा कारक संबंधित नहीं है। तो एक बालक की वृद्धि से यहाँ पर संबंधित नहीं है पोषण, निद्रा, स्वास्थ्य या अधिवास। तो नहीं में पूछा गया था, यहाँ पर नहीं है, तो ये जो ऑप्शन डी में दिया गया है, मतलब अधिवास। तो एक बालक की वृद्धि से अधिवास कारक संबंधित नहीं है, क्योंकि अधिवास बालक की आवश्यकताओं से संबंधित है और मानव जिस स्थान को अपने आश्रय हेतु चुनकर वहाँ जिन मकान, घर, झोपड़ी आदि का निर्माण करता है वह उसका अधिवास कहलाता है। जबकि पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा, वंशनकर्म, वातावरण, लिंग और बुद्धि ये बालक की वृद्धि से संबंधित कारक है। तो इस कारण से अधिवास रहने से संबंधित है। नेक्स्ट है शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं। अब इसे हम समृद्धि, परिपक्वता, विकास या क्रम विकास तो क्या कहेंगे? शारीरिक अंग अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को। तो यहाँ पर देखें तो इसे जो है कहा जाएगा समृद्धि, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। शारीरिक अंग अथवा संपूर्ण जीवन की बढ़ोतरी को समृद्धि हम कहेंगे। समृद्धि अर्थात वृद्धि का अर्थ आमतौर पर है मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास। तो व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणामस्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है और इस प्रभाव के परिणामस्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है। तो शारीरिक अंग अथवा संपूर्ण जीवन की बढ़ोतरी को कहा गया है समृद्धि। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, भावात्मक, सामाजिक या नैतिक विकास से। तो बच्चे की जो वृद्धि है वो संबंधित है और बच्चे की वृद्धि का संबंध किससे माना गया है? तो यह माना गया है बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास जो होता है इससे संबंधित है, या दूसरे शब्दों में कोशिका की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, अथवा व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहा जाता है। तो मानक अभिवृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बालक के शरीर और व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार में किस प्रकार परिवर्तन घटित होता है। तो यहाँ पर जो एक मनोवैज्ञानिक है मुनरो, इन्होंने इसके बारे में अपनी जो परिभाषा जो है वो भी दी थी। तो इनके अनुसार गर्भाधान से लेकर शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था से होते हुए प्रौढ़ अवस्था तक पहुँचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार आदि में आने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, गतिशीलता, अभिवृद्धि या फिर अनुवांशिकता। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाएगा? अभिवृद्धि इसको कहा जाता है। इसके बाद है, इनमें से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है?
तो कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा? एक मात्रात्मक पहलू, मापने योग्य नहीं है, जीवन पर्यंत नहीं है, केवल शारीरिक विकास को ही दिखाता है। तो यहाँ पर वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व यहाँ पर नहीं करेगा। कौन सा? ये वाला, ऑप्शन बी वाला, कि ये मापने योग्य नहीं है। वृद्धि के जो घटक है वो मूर्त होते हैं और सामान्यतः व्यक्ति के स्वाभाविक गतिशील प्रवर्तन, जिन पर शिक्षण या प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, वृद्धि कहलाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक जो फ्रैंक है, इन्होंने अभिवृद्धि को कोशीय वृद्धि के रूप में प्रयुक्त करते हुए कहा था कि शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। वृद्धि की अगर हम विशेषताओं को देखें, वृद्धि एक मात्रात्मक पहलू है और इसे मापा जा सकता है। वृद्धि का संबंध शारीरिक परिपक्वता से है। वृद्धि एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है और वृद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर इसमें यह माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है वृद्धि के बारे में एक सही नहीं है यहाँ पर। अब वो कौन से वाला है? वृद्धि के बारे में एक सही नहीं है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, मात्रात्मक है, मापनीय है, या फिर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो वृद्धि के बारे में एक सही नहीं है। कौन से वाली बात? जो ऑप्शन डी में दी गई है कि अभिवृद्धि जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो वृद्धि मतलब विकास का ही एक भाग होती है और वृद्धि विकास में समाहित होती है। और वृद्धि केवल जैविक और भौतिक परिवर्तन को ही संदर्भित करती है, लेकिन उसका मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है। वृद्धि स्थिर है किंतु विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो नहीं में पूछा गया था, तो यहाँ पर अभिवृद्धि जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये सही इसमें नहीं है, क्योंकि वृद्धि शारीरिक होती है, मात्रक रूप से दिखाई जाती है, मापनीय भी है और निश्चित आयु तक चलने वाली एक प्रक्रिया भी है। इसके बाद इनमें से कौन सा कथन एक सही नहीं है? अब सही नहीं है, वृद्धि विकास दो अलग आयाम है। तो यहाँ पर सही नहीं है। वृद्धि और विकास दो अलग अलग आयाम है। वृद्धि जीवन पर चलते हैं, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है, विकास सतत प्रक्रिया है। तो नहीं में पूछा गया था, तो ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा कि वृद्धि जाओ जीवन पर्यंत तक चलती है। तो ये बात गलत है। नेक्स्ट आ जाता है, बल्कि विकास की बात करें तो विकास होता है यहाँ पर फिर ठीक होता है, क्योंकि विकास जाओ जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास को मापा नहीं जा सकता और गुणात्मक रूप से दिखाया जाता है और शारीरिक और मानसिक दोनों होता है। तो क्योंकि यहाँ पर ये वृद्धि के बारे में आया है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों की वृद्धि और विकास की अवधारणा में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो बच्चों की वृद्धि और विकास की अवधारणा में कौन सा सही है? वृद्धि केवल जैविक और भौतिक परिवर्तन को संदर्भित करता है, लेकिन विकास मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है। वृद्धि स्थिर है किंतु विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास के बिना वृद्धि नहीं हो सकती। वृद्धि और विकास जीवन भर चलते रहते हैं। तो सही जो आंसर है वो यहाँ पर बताना है। सही आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है। तो ए और बी को यहाँ पर इसमें सही माना गया है। वृद्धि केवल जैविक और भौतिक परिवर्तन को संदर्भित करती है, लेकिन विकास मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है। वृद्धि स्थिर है किंतु विकास एक सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट आ जाता है विकास के प्रत्येक क्षण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? तो विकास के प्रत्येक क्षण के लिए सामाजिक अपेक्षा को विकासात्मक कार्य, विकासात्मक आवश्यकताएं, विकासात्मक बाधाएं या फिर विकासात्मक क्षेत्र। तो विकास के प्रत्येक क्षण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो विकासात्मक कार्य से कहा जाएगा। विकास क्या है? विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है और विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन भी सम्मिलित रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर यह अस्वस्थ या अल्प पोषित है। तो यहाँ पर तर्क की अगर हम बात करें, तर्क है
कि विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े होते हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो सही बात यहाँ पर कौन सी वाली है? तो कथन ये है कि बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्पपोषित है। और इसमें तर्क है कि विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। मतलब कौन सी वाली बात इसमें सही है? अब सही जो यहाँ पर ऑप्शन ए वाली है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब ये दोनों ही बातें सही है और ये जहाँ यहाँ पर इसके बारे में तर्क जो ठीक यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आ जाता है बाल विकास में इनमें से किससे कहाँ तक होने वाली वृद्धि और बदलाव का अध्ययन किया जाता है? जन्म में, माध्यमिक बाल्यावस्था, जन्म किशोरावस्था, गर्भधारण माध्यमिक बाल्यावस्था, गर्भधारण किशोरावस्था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो बाल विकास जो है इसमें गर्भधारण से किशोर अवस्था तक होने वाली वृद्धि और बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी वाला इसमें से हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, विकास कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है? और महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है, विकास कहाँ से कहाँ तक होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो विकास की जो प्रक्रिया है बहुत ही विस्तृत और जटिल होने के कारण इसकी निरंतरता के कारण इसे कुछ सिद्धांतों का अनुकरण करना पड़ता है। विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है और इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य व्यवहार सीखता है, फिर धीरे धीरे सामान्य व्यवहार से विशेषता की ओर बढ़ता है। उदाहरण के रूप में जैसे सबसे पहले बच्चा है किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन धीरे धीरे वह समय के साथ विशेषता की ओर बढ़ता है और उसके परिणामस्वरूप वह उसी वस्तु पर हाथ डालता है जिसे वह उठाना चाहता है। तो विकास के कुछ जो है यहाँ पर सिद्धांत भी हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, परम आर्जिता का सिद्धांत, विकास का क्रम सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो यहाँ पर ये कुछ सिद्धांत भी हैं। इसके बाद है इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो यहाँ पर भी एक या गलत है। अब गलत इनमें कौन से वाला है कि यह समझना जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चे एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या के दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो एक असत्य है यहाँ पर। अब सत्य कौन सा है? तो ये वाला, तो केवल ए वाला कि यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। अगर अन्य को देखें तो बच्चे एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है और विकास का एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो इन सभी को यहाँ पर सही इसमें माना गया है, तो बस जाए इसको छोड़कर। नेक्स्ट आ जाता है, तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो वृद्धि, विकास, शारीरिक बदलाव या मानसिक परिवर्तन। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला। तो विकास तब होता या फिर होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। विकास जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत तक लगातार चलती रहती है और इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं। विकास के पक्षों की बात करें तो 4 पक्ष यहाँ पर इसके बतलाए गए थे, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास। तो ये 4 विकास शामिल हैं। इसके बाद है इनमें से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया एक दिशा होती है, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होती है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। विकास केवल वातावरणीय कारकों के द्वारा निर्धारित होता है। तो व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। अब कौन से वाला सही है यहाँ पर? अब इनमें देखें तो ये जो ऑप्शन सी में दिया गया है,
विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है। अब यहाँ पर भी विकास के बारे में एक सही नहीं है। विकास बहुआयामी और बहुमुखी होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता। विकास जीवन पर्यंत की प्रक्रिया है। विकास सुनिश्चित और निर्धारित रीति से होता है। तो विकास के विषय में एक सही नहीं है। कौन से वाला सही नहीं है? ये वाला, कि सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कथन और दोबारा से तर्क वाला क्वेश्चन है। बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से और सटीकता से मापा जा सकता है। इसका तर्क की अगर हम बात करें तो विकास का रूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप में समान होती है। तो कौन से वाला जो है इसमें सही है? अब सही की बात करें तो इसमें कौन से वाला सही है? तो ऑप्शन डी को यहाँ पर लिया गया है। मतलब ये दोनों ही बातें जो है यहाँ पर इसमें गलत है, क्योंकि बच्चे का जो विकास है, बच्चे के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से नहीं मापा जा सकता, क्योंकि विकास की प्रक्रिया मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होती है और विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप में समान नहीं होती है, क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो इसलिए भिन्न भिन्न बच्चों के विकास में गति और दिशा भी भिन्न भिन्न होगी। आपने देखा भी होगा क्लास में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ तेज पढ़ने वाले होते हैं और कुछ धीमा पढ़ने वाले होते हैं। आप किसी बच्चे को काम ले जा घर से करके लाने को दोगे तो कुछ बच्चे उसको साफ सफाई से करके लेकर आएंगे, कुछ नहीं लेकर बनाकर, मतलब उस काम को कंप्लीट करके नहीं लेकर आएंगे। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो ये कथन दिया था मेडिथ, गैसेल, हार्लॉक, डगल्स और होलैंड ने। तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो इस कथन का जो संबंध है ये हार्लॉक से है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो हार्लॉक जैन की परिभाषा थी है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। और ये मेरिडथ, इनके अनुसार अगर हम देखें तो कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और कुछ विकास का भेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में। तो ये थी मेरिडथ के अनुसार। गैसेल के अनुसार अगर हम देखें तो विकास केवल एक प्रत्यय ही नहीं है, इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक तीन विभिन्न दिशाओं, शरीर, अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक रूप में मापा जा सकता है। तो इन सब में व्यवहार ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर तथा विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। डगल्स और होलैंड के अनुसार अगर हम देखें तो विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। इसके बाद है इनमें से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास सतत प्रक्रिया है, विकास प्रतिमान सांस्कृतिक प्रवेश से प्रभावित नहीं होता है। तो सही है यहाँ पर एक। अब वो कौन से वाला है? ये वाला, कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि विकास जो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विकास शब्द में निहित है केवल संरचनात्मक बदलाव, प्रक्रियात्मक, दोनों, संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक या कोई से भी नहीं। तो विकास शब्द में क्या निहित है? तो विकास जो है इसमें रहेंगे दोनों, जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के विषय में सही जो वक्तव्य आपने बताना है। विकास एक दिशा और आयामी होता है, विकास परिवर्तनीय है, विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है, सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ाव को प्राप्त करते हैं। तो इसमें सही है विकास के बारे में एक बात, कौन सी? ये वाला,
कि सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ाव को प्राप्त करते हैं। विकास तो सभी में एक तरीके से ही होगा। पहले सभी सारे बच्चे छोटे होंगे और धीरे धीरे ही वे बड़े होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विकासात्मक परिवर्तन। सभी संस्कृतियों के बच्चे में सार्वभौमिक गति से होता है, मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेज गति से होता है और फिर रुक जाता है। हमेशा एक रेखीय तरीके से होता है और एक आयामी होता है। वंशगत कारक और पर्यावरणीय प्रभाव की परस्पर क्रिया है। तो विकासात्मक परिवर्तन क्या है? अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जहाँ रहेगा डी वाला। तो वंशगत कारक और पर्यावरणीय प्रभाव की परस्पर क्रिया से माना गया है। तो विकास के बारे में जो है यहाँ पर ये बात तो ठीक है, लेकिन जो है इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बी जो है ये भी इसमें माना गया है। तो विकास क्या है? परिवर्तनीय है। तो इसकी बजाय जो है ये सही आंसर यहाँ पर रहेगा। तो विकास परिवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन आ जाता है विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में, वजन में या आकार, सोच और समझ कौशल में वृद्धि। तो विकास में जो वृद्धि से क्या तात्पर्य दिया गया है? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है हमारा डी वाला रहेगा, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। बालक केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बढ़ता है, बल्कि इसके शरीर के आंतरिक अवयव के आकार एवं संरचना में भी बढ़ोतरी होती है और मस्तिष्क भी बढ़ता है। तो इसकी संरचना और आकार में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ही बालक में सीखने की, याद करने की और चिंतन करने की क्षमता का भी विकास होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है? तो विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान कौन सा करेगा? संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक, व्यक्तिगत, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तो कौन सा करेगा यहाँ पर सही पहचान? सही पहचान इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन डी में आए हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये वाला। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक बालिकाओं के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के अनेक परिवर्तन होते हैं और बालक बालिकाओं के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर विकास को अनेक आयामों में बांटा गया है। जैसे शारीरिक विकास, और शारीरिक है, सामाजिक है, नैतिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है। तो इनमें इसके बांटा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी जो इसमें माना गया है। इसके बाद है विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अब नहीं है वो कौन से वाला है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो कौन सा एक सही नहीं है? अब नहीं है कौन सा? ये वाला कि उकसाने से ये बढ़ता है। विकास की विशेषताओं को अगर हम देखें कौन कौन सी होती है? विकास सांस्कृतिक और वातावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित होगा, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, आधारित विकास को सही दिशा नहीं दी गई तो नकारात्मक विकास उत्पन्न होगा, विकास मनन कर्म और वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होता है, विकास गर्भावस्था से मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है, विकास संचयी होता है क्योंकि बच्चे एक ही क्रम में विकास के समान चरणों से गुजरते हैं, लेकिन वे व्यक्तिगत भिन्नता के अस्तित्व के कारण समान गति के साथ नहीं गुजरते हैं। विकास की प्रकृति दिशात्मक है, जिसमें व्यक्ति का विकास सिर से पैर तक और केंद्र से बाहर की ओर होता है। ये क्वेश्चन आता भी है बहुत ज़्यादा एग्जाम में, सिर से पैर की ओर और केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। विकास की प्रकृति विशिष्ट है। इसके बाद आ जाता है इनमें से कौन सा विकास की एक विशेषता नहीं है? संचयी होना, विशिष्ट होना, दिशात्मक होना, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना विकास की एक विशेषता नहीं है। अब नहीं है कौन से वाली? ये वाली, अनियंत्रित और स्वतंत्र
होने वाले। इसके बाद है निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। तो बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन बताना है, वजन, बाल, दृष्टि या फिर दांत। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो बी को माना गया है, मतलब दृष्टि को। अब बालकों में विकास के परिवर्तन जो दो प्रकार के हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो वजन, बाल, दांत, लंबाई ये मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे, जबकि दृष्टि, सूझ, मानसिक योग्यता, क्षमता ये गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो वजन, बाल, दांत ये मात्रात्मक परिवर्तन में आ जाएंगे, मात्रात्मक में, और ये जो है दृष्टि, सूझ, मानसिक योग्यता, क्षमता ये गुणात्मक परिवर्तन में आएगी। नेक्स्ट है यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है, पीयूष ग्रंथि का, गल ग्रंथि का, उपवरी ग्रंथि का या उपगाल ग्रंथि का। तो कौन सी ग्रंथि का यहाँ पर हाथ होता है? तो यौन परिपक्वता जो है इसमें माना गया है पीयूष ग्रंथि का, और ये पीयूष ग्रंथि जो होती है इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा गया है, और इसी से संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर की अंतक्रियाओं का नियंत्रण भी होता है। तो यौन परिपक्वता में भी पीयूष ग्रंथि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है, 5 से 6, 4 से 5, 10 से 12 या 0 से 2। तो महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है, तो कितना? 10 से 12। तो 10 से 12 महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लग जाता है। मतलब 1 साल का बच्चा तो वैसे भी चलने लग जाता है, वैसे तो 8-9 महीने के चलने लग जाता है अगर कोई बच्चा स्वस्थ हो। तो 10 से 12 महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लग जाता है। कुछ बच्चे तेज होते हैं और 9 महीने में ही चलना शुरू कर देते हैं, जबकि अन्य को 14 महीने में लग जाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं लुल से कह देते हैं जिनको 2-2 साल लग जाते हैं, नहीं तो कुछ आपने ऐसे भी देखे होंगे जो आज 8-9 महीने के ही चलने लग जाते हैं। तो 11 से 15 माह की आयु के दौरान बच्चे बिना किसी सहारे के चलना शुरू कर देते हैं, और 16 से 18 माह के होने पर चलते हुए किसी मेज या कुर्सी को धकेलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद है, इनमें से कौन सा सीखने का एक अर्जन नहीं है? आदत, परिपक्वता, ज्ञान या फिर अभिवृद्धि। तो सीखने का एक अर्जन यहाँ पर नहीं है, वो कौन सा है? तो ये परिपक्वता, तो सीखने का अर्जन नहीं है, जबकि आदत, ज्ञान, अभिवृद्धि सीखने का अर्जन है। अब ये परिपक्वता क्या है? तो इसका अर्थ है शरीर के स्वाभाविक विकास, आयु और बुद्धि के साथ साथ बालक के शरीर के अंग प्रत्यंग का विकास। नेक्स्ट आ जाता है, एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है, तो इसे हम परिपक्वता, अधिगम, अभ्यास या अभिभावकों का जोड़ कहेंगे। एक व्यक्ति अगर मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसके लिए इसे हम कहेंगे परिपक्वता। अगला क्वेश्चन है, क्या इनमें से एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा करेगा? यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है, विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता है, कुछ विशिष्ट आयु में होता है। तो शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन जो है यहाँ पर ये वाला करेगा कि यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया, अनुकूलन, समाजीकरण, अधिगम या परिपक्वता। तो अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया, तो उसे क्या कहा जाएगा? परिपक्वता उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अभ्यास पर निर्भर करती है, प्रेरकों पर निर्भर करती है या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? अब अलग करेगी कौन सी? ये वाली, कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट आ जाता है, परिपक्व विद्यार्थी
इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं को कोई स्थान नहीं है। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो परिपक्व विद्यार्थी के बारे में बताना है, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा बी वाला, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशल के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। कुल मिलाकर हानिकारक होता है। दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक, इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या होता है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है, परिवर्तन, प्रयास, प्रतिक्रिया या परिणाम से। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है, किससे, प्रतिक्रिया से। तो विकास का, व्यक्ति का विकास क्या है, क्रमिक होता है। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होगा वैसे वैसे उसमें परिपक्वता भी आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से है, क्योंकि बिना उद्दीपन के प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। उद्दीपन और प्रतिक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। तो इसके साथ ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है विकास निम्न में से किस पर निर्भर है, आनुवंशिक बनावट पर, भौतिक वातावरण पर, सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर। तो इसमें कौन से वाला सही है, तो सही की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ये तीनों ही बातें सही है। विकास, आनुवंशिक बनावट, भौतिक वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये तो तीनों ही बातें सही है। अब जैसे ये आनुवंशिक बनावट आई थी, ये क्या है, तो बालक के आनुवंशिक गुण उसके विकास को प्रभावित करते हैं। यदि बालक के माता पिता गोरे हैं तो उसका बच्चा भी गोरा होगा। 99% तो ऐसे ही होता है, किसी के माँ बाप गोरे हैं तो बच्चे भी आगे गोरे ही होंगे। तो कुछ ही कंडीशन होती है जिसमें बच्चा किसी और पर चला जाता है। तो किसी बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के विकास में आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योग होता है। और भौतिक वातावरण की बात करें तो मनुष्य के विकास पर जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। ठंडे प्रदेश में व्यक्ति गोरे होंगे, जो जैसे जहाँ पर ठंड रहती है, बर्फ़ पड़ती है, कहने का मतलब है, तो वहाँ के बच्चे गोरे होंगे। और जहाँ पर ज़्यादा धूप रहती है, इधर जैसे केरल वगैरह में चले जाओ, कितने काले काले होते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा धूप होगी, गर्मी ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ बच्चे जहाँ काले होंगे, और जहाँ पर ठंड रहेगी वहाँ पर गोरे होते हैं। तो भौतिक वातावरण का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सामाजिक सांस्कृतिक की बात करें तो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए इस पर समाज का भी प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक व्यवस्थाएं, रहन सहन, पारंपरिक रीति रिवाज, तो ये भी सही प्रभावित करते हैं। माहौल ही लगा लो आप, अपने परिवार का या आपका जो आस पड़ोस है उसका कैसा माहौल है, गंदा है, अच्छा है तो बच्चा भी अच्छा बनेगा। कोई लड़ाई झगड़े वाला है, गाली गलौज वाला है, तो बच्चा भी वैसे ही बनेगा। तो इसका भी एक बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए परिवार भी और आस पड़ोस दोनों ही अच्छा होना चाहिए। तो यह जो हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद में हमारे यहाँ पर जो आपके हिंदी जो ग्रामर है, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है महोत्सव। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कौन से वाला रूप यहाँ पर बनेगा, तो इस यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जा रहेगा सी वाला, महा प्लस में उत्सव है। महा में क्या है, आ और उ, आ और उ जो इसमें अवगुण हो जाता है। यदि प्रथम शब्द के अंत में हर्षव या दीर्घ अ हो और दूसरे शब्द के आदि में हर्षव या दीर्घ ई उ री में से कोई भी वर्ण हो तो उसको जगुण हो जाता है। जैसे अ और ई को ए हो जाएगा, अ और ई को ए हो जाएगा, अ और अ को ओ हो जाएगा, और इसके अलावा अ और री जो होते हैं उसको अर्गुण हो जाता है। तो महा प्लस में उत्सव आ और उ को ओ गुण हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को बताइए। अब यहाँ पर पुस्तकालय, दिग्दर्शन, सदगति या उज्ज्वल, तो स्वर संधि यहाँ पर कौन सी है। स्वर संधि की बात करें तो ऑप्शन आएगा ये वाला,
पुस्तकालय, पुस्तक प्लस में आल्य, यही होता है दीर्घ संधि में। तो पुस्तकालय जो है इसमें हो जाए। सदगति की बात करें तो सद प्लस में गति, दिक् प्लस में दर्शन, उत प्लस में ज्वाल। तो ये जो व्यंजन संधि के हैं और ये स्वर संधि जो उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है ई प्लस में आ बराबर या, किस संधि में ऐसा होता है? गुण, यण, अयादि या फिर वृद्धि संधि में। तो किस में होता है ये? यण संधि जो है इसमें होता है। ई को या, उ को वा, री को रा, री को ला, इसमें होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्योधी। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो प्योधी का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, पय है प्लस में धी, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो विसर्ग है इनको ओ हुआ है, तो प्योधी या फिर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है बालोचित। इस शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा? बालोचित का। तो बालोचित का जब हम संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा? बाल प्लस में उचित, यही बनेगा जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, अ और उ को ओ गुण हो जाता है, तो बालोचित फिर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है भूर्जा। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा? जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भू प्लस में ऊर्जा, यही बनेगा जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो दीर्घ संधि जो उसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा यहाँ पर व्यंजन संधि का एक उदाहरण नहीं है। अब व्यंजन संधि जो इसका एक उदाहरण नहीं है वो कौन से वाला है? उदाहरण, तदित, वाक्जाल या फिर रसायन। अब नहीं में पूछा गया था यहाँ पर, तो जो ऑप्शन डी में आया है रसायन शब्द, तो ये वाला, क्योंकि दीर्घ संधि जो उसमें हो जाता है रस प्लस में आय, रस और आया, तो दीर्घ में हो जाता है जैसे विद्यालय बनता है विद्या प्लस में आल्य, तो सेम वैसे ही आए, तो व्यंजन संधि का ये नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है अयादि संधि। अयादि संधि का उदाहरण इनमें कौन सा है? अब अयादि संधि की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है? ये वाला है, ऑप्शन डी वाला, नौ प्लस में ई का। अब यहाँ पर नौ जो है इसको क्या होता है? आव हो जाता है, आव होने पर बनता है। अगर यहाँ पर नौ होता फिर इसको आव होता, आव। अब ये आव है तो इसको आव हुआ है, तो आव होने पर नाविक है जो यहाँ पर रूप ये बनेगा, नाविक रूप ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है मतैक्य। किस संधि का यहाँ पर उदाहरण है? गुण है, यण है, वृद्धि या फिर व्यंजन संधि, मतैक्य। और इसको अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला रहेगा। तो कौन सा इसमें? वृद्धि संधि है। वृद्धि की पहचान कैसे करेंगे हम? इसके ऊपर दो मात्राएं आपको देखने को मिलेगी। तो मतैक्य, मत प्लस में ऐक्य। जब हम इसका भी संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा? यही बनेगा इसका संधि विच्छेद, मत प्लस में ऐक्य, यही बनेगा। अ और जो ए आई है, आई हो या ए हो, बननी तो इसकी आई ही है। तो इस प्रकार से ये होता है, चाहे तो जब ये ए हो या आई हो, बननी ये वाली है दीर्घ, तो ये वृद्धि में है। नेक्स्ट है संख्या आगमन। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, सखी प्लस में आगमन, क्योंकि ये यण संधि में बना था, ई को या होकर ई को या हो जाएगा तो याद हो जाएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा, सख्यागमन जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सहस्त्रास्त्र। इसका समुचित जो संधि विच्छेद होगा कौन सा होगा? जब हम संधि विच्छेद इसका करेंगे तो कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा, इसमें सत प्लस में शास्त्र। व्यंजन संधि का उदाहरण है, जब तू के बाद स आए तो ता को च, सा को छ हो जाता है। उच्छिष्टा बनता है, जैसे उत प्लस में शिष्ट, उच्छिष्ट हो जाता है। उत प्लस में श्रृंखला, उत्श्रृंखला हो जाता है। उत प्लस में श्वास, उच्छ्वास हो जाता है। तो ऐसे सत प्लस में शास्त्र, सत शास्त्र यहाँ पर हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है उड्डयन का। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो इसमें अगर हम देखें तो यही बनेगा इसका, उत प्लस में डय। तो यहाँ पर किसका है? व्यंजन संधि का उदाहरण है, जब त या द के बाद ड या ढ हो तो त या द के स्थान पर ड हो जाता है, तो उत प्लस में डयन, उड्डयन रूप यहाँ पर बनेगा।
अगला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय हम क्या कहेंगे? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को उसे हम संधि कहते हैं। विद्यालय, विद्या प्लस में आल्य, हरि से हरि प्लस में ईश है। नेक्स्ट आ जाता है, निहि प्लस में कलंक का सही संधि बताना है, कौन सा बनेगा? निहि प्लस में कलंक का, तो जब हम इसका बनाएंगे कौन सा बनेगा? निष्कलंक बनेगा इसका, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, विसर्गों को स्कार होकर निहि प्लस में कलंक निष्कलंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पवन का जब हम संधि विच्छेद बनाएंगे कौन सा बनेगा? तो इसका जब हम संधि विच्छेद बनाएंगे तो यही बनेगा ऑप्शन बी वाला, को प्लस में अन। यहाँ पर क्या है, ओ को जैसे कि ऊपर आया था, हमने बताया था आपको, ओ को अव हो जाता है और जो अव है उसको आव हो जाता है, तो ओ को अव होकर यहाँ पर पवन रूप बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अन्वीक्षण। अन्वीक्षण का भी जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो कौन सा रूप बनेगा इसका? तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? यही बनेगा ऑप्शन ए वाला, अनु प्लस में इक्षा। ये जो ऊ है, ऊ को क्या होता है? वाह, और ये आधा हो जाएगा तो अन्वीक्षण रूप ये बन जाएगा। अब किस में होता है ये सारा काम? यण जो संधि है, यण संधि में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है शीत ऋतु। इसका भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा? शीत प्लस में ऋतु, यही बनेगा शीत ऋतु, शीत प्लस में ऋतु। यहाँ पर क्या है, री को अर गुण हो गया है, तो उसके बाद जो है गुण अपना सूत्र लगता है, उसकी सहायता से ये ऊपर चला जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में कौन सा है? आच्छादित का जो सही संधि विच्छेद जब हम बनाएंगे तो ऑप्शन सी वाला इसमें बनेगा, आ प्लस में छादित, आच्छादित। जैसे पद छेद है, पद प्लस में पद छेद है, पद प्लस में छेद है, परिच्छेद है, परि प्लस में छेद है, अनुच्छेद है, अनु प्लस में छेद है, आच्छादन, आ प्लस में छादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृ प्लस में अनुमति का जब हम सही संधि बनाएंगे तो कौन सी बनेगी? पितृ प्लस में अनुमति। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सी बनेगी? यही हो जाएगा इसमें, पितर अनुमति, री को आर होकर, री को आर होकर क्या बनेगा? पितर अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा धातु उष्मा। इसमें भी प्रयुक्त जो संधि है वो आपने बतानी है धातु उष्मा में। तो धातु प्लस में उष्मा, धातु प्लस में उष्मा, यही बनता है धातु प्लस में उष्मा, धातु प्लस में उष्मा। अब यहाँ पर ये जो ऊ है इसको दीर्घ ऊ होना है, तो दीर्घ यहाँ पर हो जाएगा। किस में होता है काम? ये दीर्घ संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गहू प्लस में चरती का जब हम संधि विच्छेद बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? तो गौ प्लस में चरती, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसमें, गौ चरती। तो विसर्गों को स्कार यहाँ पर हो गया है। यदि विसर्गों के बाद च या फिर छ हो तो विसर्गों को ये वाला सा हो जाता है तालव्य सा। 21 वाला कह देते हैं, जैसे ट ठ हो, अगर ट या फिर ठ ये हो तो क्या हो जाएगा? षटकोण वाला सा मूर्धन्य सा इसको हो जाएगा। अगर त या फिर थ ये वाला हो तो दंत्य सा, सड़क वाला सा, सेब वाला सा इसको हो जाता है। तो निहि प्लस में चय, निश्चय। धनु प्लस में टंकार, धनुष टंकार। निहि प्लस में तार, निस्तार। निहि प्लस में छल, निश्चल। तो ये आप याद रखेगा, अगर जमा के बाद में चा या छा है तो 21 वाला सा मतलब तालव्य सा बनेगा, ट ठ है तो मूर्धन्य सा बनेगा, त थ है तो दंत्य सा इसमें बनता है। नेक्स्ट है उच्चारण का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो कौन सा बनेगा? उत प्लस में चारण, यही बनेगा, उत प्लस में चारण, उच्चारण। सत प्लस में जन, सज्जन। उद्धार, उत प्लस में हार, उद्धार। अगला क्वेश्चन आ जाता है, नीचे लिखे शब्द को सही संधि विच्छेद बताइए। तो उच्छ्वास का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा? उत प्लस में श्वास, तो यही बनेगा, उत प्लस में श्वास, उच्छ्वास।
रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीति के अनुसार शब्द का संधि विच्छेद तो कौन सा बनेगा? यही हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, रीति प्लस में अनुसार। रीति में क्या है? ई है, ई को या होकर रीत्य अनुसार होता है, तो ये किस में होता है? यण संधि में। नेक्स्ट आ जाता है जगदीश। जगत प्लस में ईश, जगदीश। ता को क्या है? दा हो जाता है, तो ता को दा होने पर जगदीश बनेगा। किसमें होता है? व्यंजन संधि में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मातृनाम का शुद्ध संधि विच्छेद कौन से वाला बनेगा? तो जब हम इसको बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? मातृ प्लस में ऋणाम, तो यही बनेगा मातृ प्लस में ऋणाम दीर्घ संधि में, तो मातृनाम जो इसका हो जाएगा। ये वैसे दीर्घ यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नयन। नयन का भी जब हम संधि विच्छेद इसमें बनाते हैं तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा? तो नयन जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा? ने प्लस में अन, यही बनेगा ने प्लस में अन। ए को क्या है? आय हो जाता है, और अगर आई है तो उसको आय हो जाता है। ओ है तो उसको अव हो जाता है। औ है तो उसको आव हो जाता है। तो इसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पर ए को आय होकर नयन रूप ये बनता है। नेक्स्ट है उच्छिष्ट। इसका जब शुद्ध इसको आप करेंगे तो कौन सा वाला रूप यहाँ पर बनेगा? तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा उत प्लस में शिष्ट, उच्छिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वय। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा रूप बनेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये। अन्वय का संधि विच्छेद कौन सा बनेगा? अनु प्लस में आय, यही होगा। उ को वाह होकर याद हो जाएगा, तो अन्वय रूप यहाँ पर बनता है यण संधि में। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर गुण संधि का। अब गुण संधि वाला कौन सा है? तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि पहले भी हमने क्वेश्चन किए थे, तो जहाँ पर एक मात्रा होती है, तो जहाँ पर एक मात्रा होगी तो वो गुण संधि होगी। दो मात्राएं तो वृद्धि होगी। आधा अक्षर है तो यण संधि होगी। अ और आ ये ऐसे बना है तो दीर्घ हुआ है। अब देवेंद्र है, देव प्लस में इंद्र है, यही होता है इसका संधि विच्छेद। देव और प्लस में इंद्र है, तो देवेंद्र है, और ई में ए गुण हो जाता है, तो देवेंद्र है जो रूप यहाँ पर बनता है। जब अ या आ के उपरांत लघु या दीर्घ ई उ री हो तो दोनों स्थानों क्रम से ए ओ अर हो जाते हैं। इसके बाद है वागजाल। वागजाल का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा रूप इसका बनेगा? तो कौन सा बनेगा? वाग प्लस में जाल, वागजाल, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उच्चारण का सही संधि विच्छेद बताइए। उच्चारण का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, उत प्लस में चारण, यही बनेगा उत प्लस में चारण, उच्चारण। तो किस में होता है? व्यंजन संधि में। नेक्स्ट आ जाता है व्यंजन संधि से बना जो शब्द है वो यहाँ पर आपने बताना है। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, महर्षि। महा प्लस में ऋषि, महर्षि, तो यह वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है तो यहाँ पर महा प्लस में ऋषि, ये तो दूसरा है, तो उत प्लस में दाता था दा, ये वाला इसका यहाँ पर बनेगा। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी इसका सही रहेगा, उद्धार, उत प्लस में हार, ता, क्योंकि ता को दा हो जाएगा यहाँ पर, ये तथा धा उसके बाद बनता है। तो ये आप यहाँ पर इसमें जो है ऑप्शन सी वाला जो है इसका यहाँ पर सही आंसर इसमें रहेगा। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर किस शब्द में वृद्धि संधि हुई है। अब वृद्धि हुई है तो कौन से वाला है यहाँ पर जिसमें वृद्धि हुई है? अब वृद्धि के बारे में हमने आपको पहले बताया था, जहाँ पर आपको दो मात्राएं देखने को मिली तो इसका मतलब उसमें वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा।
एकदम से आप देखकर इसको पहचान जाओगे। एक मात्रा का मतलब गुण, आधा अक्षर का मतलब यण संधि। नेक्स्ट आ जाता है तत् प्लस में शिव का जब हम संधि करेंगे तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा। तो जब हम इसका बनाएंगे तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो यही होगा इसका तत् प्लस में शिव, तत्शिव रूप यहाँ पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है महा प्लस में उर्मी का जब हम संधि करेंगे तो कौन सा बनेगा। महा प्लस में उर्मी तो कौन सा बनेगा, यही हो जाए इसका महोर्मी। महा प्लस में उर्मी, महोर्मी। नेक्स्ट है उद्घाटन, इसका भी जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो कौन सा बनेगा इसका, तो यही बन जाएगा ऑप्शन बी वाला, उत प्लस में घाटन, उद्घाटन। और किस में बना है, अगर ये भी पूछ ले जाए तो जो व्यंजन संधि जो है उसमें बना है। नेक्स्ट आ जाता है उपयुक्त का सही संधि विग्रह कौन सा बनेगा। तो सही संधि विग्रह यहाँ पर बताना है। अब सही जब हम इसका बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, ऊपरी प्लस में ऊपरी। वाला क्वेश्चन आ जाता है वयवृद्ध, इसका भी संधि जब हम करते हैं तो कौन सा बनेगा। अब यहाँ पर देखें तो कौन सा बनेगा, ये वाला हो जाएगा इसका, वह प्लस में वृद्ध, वयोवृद्ध। और किस में बना है, विसर्ग संधि। वाला क्वेश्चन आ जाता है हमारा इति प्लस में आदि, इसका भी जब हम संधि करेंगे तो कौन सा बनेगा, इत्यादि। चाहे तो एग्जाम में आपका संधि विच्छेद आ जाए या फिर संधि आ जाए, तो कोई सा भी आ जाए, इति प्लस में आदि इत्यादि। और जिसमें आधा अक्षर होता है हमने आपको अभी बताया है पहले भी, तो यण संधि जो उसमें ये होता है। और इसके बाद फिर हमारे आपके जो इंग्लिश ग्रामर जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। और आज की वीडियो में हमने आपको प्रेपोजिशन जो ऐसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको लिया है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रेपोजिशन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है द कैलकुलेटर इज द टेबल। तो यहाँ पर आपने आप बताना है इसमें क्या है, द कैलकुलेटर इज द टेबल, कैलकुलेटर मेज पर है, तो क्या आएगा, ऑन दी टेबल। तो केस का प्रयोग करेंगे हम, ऑन का यहाँ पर प्रयोग होगा। ही वॉज एंग्री मी, वह मुझसे नाराज था, तो क्या आएगा, ही वॉज एंग्री विद मी, विद का प्रयोग यहाँ पर होगा। दैट मैन इज फाउंड गिल्टी थेफ्ट, वह आदमी चोरी का दोषी पाया गया, तो किसका प्रयोग होगा, द मैन इज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, तो किसका प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग यहाँ पर होगा। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाई योर स्टडी, आपके जो शिक्षक है, टीचर मतलब अध्यापक, आपकी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है, तो किसका प्रयोग होगा, विद का। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर स्टडी, ही शुड टेक केयर हिज हेल्थ, उसे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, तो किसका प्रयोग होगा, ऑफ, ऑफ का प्रयोग यहाँ पर होगा। मुकेश ट्रेवल ट्रेन, मुकेश ने ट्रेन से यात्रा की, तो क्या आएगा यहाँ पर, तो मुकेश ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। सी जंप दी वेल, वह कुएं में कूद गई, वह कुएं में कूद गई। सी जंप इनटू दी वेल। यू मस्ट बेवर ऑफ टाइगर्स, तुम्हें बाघों से सावधान रहना चाहिए, तो क्या आएगा यहाँ पर, यू मस्ट बेयर ऑफ टाइगर्स, तुम्हें बाघों से सावधान रहना चाहिए। ही कॉल्ड माई ब्रदर, उसने मेरे भाई से झगड़ा किया, तो क्या आएगा, ही कॉल्ड विद माई ब्रदर। द थीव्स ब्रोक हिज हाउस, चोर उसके घर में घुस गए। द थीव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस, घर के अंदर प्रवेश कर गए, इनटू हिज हाउस। आर के ठाकुर इज सीनियर मी, आर के ठाकुर मुझसे बड़े हैं, तो क्या आएगा, तो जूनियर सीनियर सुपीरियर जो होता है इनके साथ किसका प्रयोग होता है, टू का।
आर के ठाकुर इज सीनियर टू मी। नेक्स्ट है मीना इज सेटिस्फाइड हर हस्बैंड। मीना अपने पति से संतुष्ट है। तो क्या आएगा यहाँ पर, मीना इज सेटिस्फाइड विद हर हस्बैंड, किसका प्रयोग होगा, विद। हिज वाइफ डाइड कैंसर, उसकी पत्नी की मृत्यु कैंसर से हुई है। तो हिज वाइफ डाइड ऑफ कैंसर, हिज वाइफ डाइड ऑफ कैंसर। माई फादर वाज एक्वाइंटेड हिम, मेरे पिता उससे परिचित थे। तो क्या आएगा, माई फादर वाज एक्वाइंटेड विद हिम। तो क्या आएगा, विद जो है इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। ही प्रेफर्स टी कॉफ़ी, वह चाय को कॉफ़ी से अधिक पसंद करता है। तो ही प्रेफर्स टी कॉफ़ी। तो क्या आएगा यहाँ पर, ही प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी, टू कॉफ़ी। आई एम ए फाउंड म्यूजिक, मुझे संगीत का शौक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक, आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक। माई वाइफ हैज़ बीन सफरिंग फीवर फॉर 2 days। तो क्या आएगा यहाँ पर, ये सिंस फॉर वाला वाक्य भी बन जाता है, सिंस फॉर वाला तो वह भी बन जाता है ये। तो यहाँ पर क्या है, फॉर 2 days, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर वाक्य को देखें, मेरी पत्नी 2 दिन से बुखार से पीड़ित है। तो माई वाइफ हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। तो किसका प्रयोग होगा यहाँ पर, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। नेक्स्ट, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हर सक्सेस। तो शिक्षक ने उसे उसकी सफलता पर बधाई दी। तो यहाँ पर देखिए तो कौन सा आएगा, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस, ऑन हर सक्सेस। गांधी जी वाज बोर्न 1869, गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। तो क्या आएगा, गांधी जी वाज बोर्न इन 1869। नेक्स्ट है द एयरप्लेन वाज फ्लाइंग दी क्लाउड्स, हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा था। द एयरप्लेन वाज फ्लाइंग अबव दी क्लाउड्स। तो किसका प्रयोग करेंगे हम, अबव जो है उसका प्रयोग करेंगे। तो अबव दी क्लाउड्स। नेक्स्ट है द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड दी केस, पुलिस निरीक्षक ने मामले की जांच की। द पुलिस इंस्पेक्टर रिक्वायर्ड इनटू द केस। तो क्या होगा, इनटू द केस, इनटू जो है इसका हम प्रयोग करेंगे। पुलिस निरीक्षक ने मामले की जांच की। द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस। नेक्स्ट है हिज बिलव्ड प्रिवेंटेड हिम गोइंग देयर, उसकी प्रेमिका ने उसे वहां जाने से रोका। तो क्या होगा यहाँ पर, तो हिज बिलव्ड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर। तो उसकी प्रेमिका ने उसे वहां जाने से रोका। द कार इज रनिंग 70 किलोमीटर एन हावर। तो कार जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तो 70 किलोमीटर घंटे से चल रही है। तो इसे क्या कहेंगे हम, द कार इज रनिंग एट 70 किलोमीटर एन हावर। तो एट जो है उसका प्रयोग हम करें, द कार इज रनिंग एट 70 किलोमीटर एन हावर। ही कंप्लेन हिज क्लासमेट, ही कंप्लेन, उसने अपने सहपाठी से शिकायत की। ही कंप्लेन हिज क्लासमेट, तो उसने अपने सहपाठी से शिकायत की। तो क्या कहेंगे, ही कंप्लेन टू हिज क्लासमेट। तो इसका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, या फिर अगेंस्ट भी आ जाता है कई बार।
ही कंप्लेन टू हिज क्लासमेट या फिर अगेंस्ट। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स डैश दी चिल्ड्रन। तो इन सेबों को बच्चों में बांट दो। तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स अमंग दी चिल्ड्रन। तो किसका प्रयोग करेंगे, अमंग का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स अमंग दी चिल्ड्रन। ही एम्ड हिज पिस्टल दी क्रिमिनल। उसने अपनी पिस्तौल अपराधी पर तानी। तो क्या कहेंगे हम, ही एम हिज पिस्टल एट दी क्रिमिनल। तो क्या कहेंगे, एट दी क्रिमिनल। ही एम ही पिस्टल एट दी क्रिमिनल। व्हाट इज द टाइम योर वॉच। तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। क्या कहेंगे हम, बाय योर वॉच। माई नेबर्स इज जेलियस मी। मेरे पड़ोसी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। तो क्या होगा, माई नेबर इज जेलियस ऑफ मी। माई नेबर इज जेलियस ऑफ मी। हिज टीचर ऑर्डर्ड हिम टू राइट इंक। तो क्या होगा, उसके शिक्षक ने उसे स्याही से लिखने का आदेश दिया। तो हिज टीचर ऑर्डर्ड हिम टू राइट इन इंक। राइट इन इंक। तो इनका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। हिज टीचर ऑर्डर्ड हिम टू राइट इन इंक। द डॉग स्प्रंग द टेबल। कुत्ता मेज पर कूद पड़ा। द डॉग स्प्रंग अपॉन द टेबल। तो क्या कहेंगे हम, अपॉन द टेबल। द डॉग स्प्रंग अपॉन द टेबल। नेक्स्ट है, इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली संडे लास्ट। पिछले रविवार से भारी बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली सिंस संडे लास्ट। सिंस संडे लास्ट। तो सिंस जो है उसका हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली सिंस संडे लास्ट। और महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये पोर्शंस में भी जो आपका चल जाएगा ये। प्लीज आप ओपन योर बुक पेज 40। तो कृपया अपनी पुस्तक का 40वां जो पेज है पृष्ठ वो खोलें। तो प्लीज ओपन योर बुक एट पेज 40। तो किसका प्रयोग करेंगे, एट पेज 40। नेक्स्ट है, द एग्जामिनेशन बिगिंस वेडनेसडे। परीक्षा बुधवार को शुरू होगी या परीक्षा बुधवार को शुरू होती है। द एग्जामिनेशन बिगेंस ऑन वेडनेसडे। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा और कई बार एट भी आ जाता है। तो एग्जामिनेशन बिगिंस ऑन वेडनेसडे या एट वेडनेसडे। नेक्स्ट आ जाता है, द मुगल रूल इंडिया। मुगलों ने भारत पर शासन किया। कौन को ही ठीक रहेगा। तो द मुगल रूल इंडिया। मुगलों ने भारत पर शासन किया। द मुगल रूल्ड ओवर इंडिया। तो क्या होगा, ओवर जो इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। रमन हैज नो एक्वेंटेंस चरिका। तो रमन का चरिका से कोई परिचय नहीं है। तो रमन हैज नो एक्वेंटेंस विद चरिका। तो विद का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। सुनील ऑफर्ड हर एन अपोलॉजी हिज मिसबिहेवियर। सुनील ने अपने दुर्व्यवहार के लिए उससे माफ़ी मांगी। सुनील ऑफर हर एन अपोलॉजी फॉर हिज मिसबिहेवियर। तो फॉर जो है फॉर का यहाँ पर प्रयोग होगा। ही इज ए कैंडिडेट द प्राइमरी टीचर। वह प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए उम्मीदवार है। ही इज ए कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी टीचर। फॉर द प्राइमरी टीचर। ही हैज़ कॉन्फिडेंस हिज सक्सेस।
उसे अपनी सफलता पर विश्वास है। तो ही हैज़ कॉन्फिडेंस इन हिज सक्सेस। तो इन जो है इसका प्रयोग यहाँ पर हो जाए। मिस्टर गुप्ता फेल्ट ग्रीफ द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। तो किसका प्रयोग होगा? मिस्टर गुप्ता ने अपनी भाई की मृत्यु पर दुख महसूस किया। तो मिस्टर गुप्ता फेल्ट ग्रीफ एट द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। तो यहाँ पर जो है एट का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सी प्रेज्ड हिज ओबीडियंस हिज फादर। उसने अपने पिता के प्रति उसकी आज्ञाकारिता की प्रशंसा की। तो सी प्रेज हिज ओबीडियंस टू हिज फादर। नेक्स्ट अगर देखें अकबर वाज एन हेयर दी थ्रोन। अकबर सिंहासन का उत्तराधिकारी था। तो अकबर वाज एन हेयर टू दी थ्रोन। तो अकबर वाज एन हेयर टू दी थ्रोन। तो टू का प्रयोग यहाँ पर होगा। हर हस्बैंड इज एडिक्टेड गैम्बलिंग। तो उसके पति को जुए की लत है। तो हर हस्बैंड इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दैट स्टूडेंट अटैक्टेड कंट्री द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। उस छात्र ने प्राचार्य के निर्देशों के विपरीत कार्य किया। द स्टूडेंट एक्टेड कॉन्ट्री टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो है टू का प्रयोग होगा। कॉन्ट्री टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। द डॉग इज वेरी फेथफुल हिज मास्टर। तो कुत्ता अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होता है। द डॉग इज वेरी फेथफुल टू हिज मास्टर। प्रभा इज गुड मैथमेटिक्स। प्रभा गणित में अच्छी है। प्रभा इज गुड एट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है सी वाज प्रोफिशेंट इंग्लिश। वह अंग्रेजी में निपुण थी। तो सी वाज प्रोफिशेंट इन इंग्लिश। इज दैट बॉय रिलेटेड यू। तो क्या वह लड़का तुमसे संबंधित है? इज दैट बॉय रिलेटेड टू यू। ही वाज शॉक्ड द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ। तो वह अपने पिता की मृत्यु के समाचार से स्तब्ध था। तो ही वाज शॉक्ड एट द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ। दिस शर्ट इज सिमिलर दैट। यह शर्ट उसके समान है। तो दिस शर्ट इज सिमिलर टू दैट। यू शुड अब्सटेन बैड थिंग्स। तुम्हें बुरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड थिंग्स। तो फ्रॉम का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर ये प्रीपोजिशन चॉइस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और ये हमारे आज की क्लास थी। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।